प्यारे साथियों, आप लोगों का नितेश में से स्वागत है। तो कल रात में आपका सीएचएसएल 2022 के टियर 2 का आंसर किया है और ये वाला जो वीडियो होगा जिस इसमें हम जी सीएचएसएल के जितने भी 30 के 30 सवाल है ना मेंस में, एक-एक सवाल का यहाँ पुर्जा खुलेगा और आप देखें कितने आसानी से सवाल का जवाब चला आता है। देखो, ये वीडियो आपको 2 लोग के लिए फ़ायदा करेगा। एक तो जो सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं और इस महीने उनका प्रीव्यू होने वाला है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा जी सीजीएल 2023 का जो प्री होने वाला है 14 तारीख से, उनके लिए ये सैंपल पेपर हो जाएगा। उनके लिए सैंपल पेपर हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा जी पेपर में किस लेवल का सवाल आएँगे और क्या-क्या टच हो रहा है। ठीक है? तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत किया जाए जी, 300 सवाल का पुर्जा खोला जाए और देखो शुरुआत करते हैं। देखो प्यारे भाई, जो तुम्हारे सामने सबसे पहला सवाल है ना, ये तुम्हारे स्क्रीन पे ये टपका जी, और ये सच पूछो तो बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है, जहाँ वैल्यू पुटिंग से आपको समस्या होना शुरू होगा। जहाँ वैल्यू पुटिंग से समस्या होना शुरू हुआ। अब यही सब सवाल है ना, जहाँ से आप बेसिक से काम कर सकते हैं। डेटा अपने मन से भी कुछ मान सकते हो और जरा बेसिक से करोगे ना तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। मन में आपका आंसर आ जाएगा। देखो, पहले मैं तुम्हें मन में आंसर लाके दिखाता, उसके बाद में कलम कॉपी का इस्तेमाल करूँगा। क्या दिया हुआ है? 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि 45 रख के गुरुजी निकाल लेंगे, तो नीचे में साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए सेम हो जाए। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री है। तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 आता है मतलब आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्त देखो, नीचे में तुम्हारा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब है। तो दुनिया जानता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। मतलब कहीं न कहीं साइन ए माइनस कॉस ए का फैक्टर बनेगा और ऊपर भी तुम्हारा साइन ए माइनस कॉस ए वो कट जाएगा। अंदर में क्या बच गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए। अगर तुम प्यार से देखते हो ना कॉट ए प्लस टेन ए, बार-बार अगर प्रूफ किए हो तो बहुत सुंदर लाइन यहाँ पे मिल जाएगा। कॉट ए को लिखो कॉस ए बाई साइन ए और टेन ए को लिखोगे साइन ए बाई कॉस ए। उसको प्यार से देखोगे तो ऊपर कहीं न कहीं क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में तुम्हारा क्या आ जाएगा? कॉस ए साइन ए का एलसीएम आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो देखिए, अभी मैं आपके सामने सॉल्यूशन करता, और अगर तुम मेरे बातों को समझोगे ना तो डायरेक्ट सब कट-कुट के साइन ए कॉस ए भी कट के आंसर 1 आ जाएगा। गुरुजी अब क्या किए, हमको नहीं आया समझ में। चलो मैं सारा बात यहाँ पे लिखता। 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए है, तो आप लिखोगे 1 प्लस, दोस्त कॉट ए को आप क्या लिखोगे? कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और टेन ए को क्या लिखोगे बताओ? साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है? आइए, उसके बाद है आपका साइन ए माइनस कॉस ए। चलिए साइन ए माइनस कॉस ए लिख देते हैं। अब बोलिएगा तो मैं उसको उड़ा भी दूँ? अरे बोलो हाँ या ना? एक काम करते हो, इसको उड़ा दो। क्यों इसको लिखोगे? जो कटने वाला है उसको क्यों लिखोगे बताओ? साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर लिखा हुआ है और नीचे साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब है, तो कहीं न कहीं साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यस सर, तो काट दीजिए आप। तो कुछ बात को डायरेक्ट भी ऐसे लिख के काट दिया जाता है, तभी तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कुछ बातों को मन में लिखना। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू दोस्त कॉस ए। अब देखो यहाँ पे एलसीएम तुम्हारा क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस ए। सच पूछिए ना, ये जो आपका कॉस कॉट ए प्लस टेन है ना, इसको लोग आइडेंटिटी के फॉर्म में याद कर लेता है डायरेक्ट। तो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए। यस सर, ये तो कट गया मेरे प्यारे भाई, कट गया ना ऊपर और नीचे का टर्म। एक बार तुम देखो तो ऊपर नीचे का टर्म सेम ही तो लिखा हुआ है। साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है भाई? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए क्या क्या कट गया। बोलेगा यस सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए से ऊपर वाला टर्म कट गया। यही मैं कहना चाह रहा था आपको। और देखो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कट गया और आंसर क्या आ गया? 0। नहीं नहीं, 1। कट काट के 1 बचेगा ना, 0 थोड़ी ना बचेगा। समझ पाए क्या? एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो। नहीं तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करोगे तो कल्याण हो जाएगा। चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्त। देखो एक्चुअली 30 सवाल का आपको सॉल्यूशन करवाना है और अगर मैं धीरे-धीरे करवाऊँ तो हो सकता है ये 2 घंटा से प्लस का वीडियो बन जाए। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको समझा भी दें और थोड़े जल्दी-जल्दी में समझा दें और 30 सवाल का सॉल्यूशन आपके दिमाग में चिपका दें। देखिए क्या दिया हुआ है? एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर इज 1/20th ऑफ देयर एलसीएम। मतलब 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन है 1/20 का।
अगर एक नंबर 96 है और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस आपका 456 है, तो दूसरा नंबर बताना है। सबसे आसान काम है दोस्त, क्या बोला गया, एचसीएफ एलसीएम का 1/20 है। इस बात को अगर हम ऐसा लिख दे, एचसीएफ बाई एलसीएम बराबर क्या है दोस्त, 1/20। इस 1/20 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको x मान लो और इसको क्या मान लो, 20x मान लो। अब सवाल में दिया हुआ एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस 456 है। इसका मतलब ये है 20x में से x गया तो आपका 456। अरे बोलो हाँ है ना, एलसीएम माइनस एचसीएफ ही तो बोला है, मतलब कहीं ना कहीं 19x का वैल्यू है आपका 456, x का वैल्यू क्या होगा, 19 दूना 38, 7 19 चौक 76। ये तो x का वैल्यू आ गया। तुमसे अदर नंबर निकालना है भाई। क्लास 4 में एक फॉर्मूला आता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हम जानते हैं, हम जानते हैं दोस्त, जो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए फर्स्ट नंबर कितना है 96 है, सेकेंड नंबर नहीं पता, उसको बी मान लीजिए। अब देखो एलसीएम कितना है तुम्हारा 20x है, 20x का मतलब है 20 गुने 24। अरे हाँ या ना, 20x का मतलब है 20 गुने 24, क्योंकि x का वैल्यू 24 है। और एचसीएफ तुम्हारा x है, तो एचसीएफ का मतलब x और x का मतलब हम 24 निकाल चुके हैं। अभी देखो तुम्हें b का वैल्यू लाना है। अब यहीं से तुम काटना कूटना शुरू कर दो। 24 के पहाड़ा में 4 बार, 4 के पहाड़ा में कितनी बार, 6 बार। अब 20 छक 120, यही तुम्हारे सवाल के सुंदर से जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देखें सवाल में क्या दिया था, एचसीएफ एलसीएम का 1/20 है, मतलब आप डायरेक्ट देखो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको डिनोमिनेटर में मान लेते हैं, मतलब एचसीएफ बाई एलसीएम लिखेंगे तो x/20 आ गया था आपका, तो x/20 x मान सकते हैं। अब बोला हुआ है एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दे रखा है, वहां से x का वैल्यू आ गया, फार्मूला पे पुट कर दो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और अगले वाले सवाल पे देखो। अगला वाला सवाल तुम्हारा ना बहुत प्यारा सवाल है और दुनिया का सबसे आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि मीडियन आपसे पूछ रहा है और आप क्लास 9 10th में मीडियन निकालना सीखे हैं। क्या सीखे हैं जी? अगर कोई भी डेटा दे रखा है, कोई भी मतलब कोई रॉ डेटा है जो आपका दे रखा है, टेबल ओवल के फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट कोई डेटा दे रखा है, तो उस केस में मीडियन पता है कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जितना डेटा दिया जाता है ना, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर देंगे। या तो तुम बढ़ते क्रम में अरेंज कर दो या तो तुम घटते क्रम में अरेंज कर दो, और उसके बाद उसका मिडिल मोस्ट टर्म निकालो। उसका मिडिल मोस्ट टर्म निकालो, वही तुम्हारा क्या होगा जी? मीडियन होगा। आइए, तो क्या कह रहा है जी? देखो 15 30 20 10 25 35 18 21 28 का आपको मीडियन निकालना है। हमने क्या बताया? सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दीजिए। अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो बोलेंगे गुरुजी इसमें सबसे छोटा नंबर कितना है? 10 है। 10 के बाद आपका नंबर कितना है? 15। अच्छा, जो जो हो जाएगा उसको काटते चले जाएंगे। 10 हो गया, 15 हो गया। अब देखो ना कौन है जी? एक नंबर है तुम्हारा 18 है। उसके बाद देखो कौन से, एकदम ध्यान से देखना, 18 भी हो चुका है। अब तुम्हारा 20 और 21 है ना एक, तो 20 21। चलो 20 21 का सिस्टम डाउन हो गया। अब देखो अब तुम्हारा कौन है जी? 25 है क्या? यस सर, 25 भी है और 28 भी है, तो पहले 25 आएगा। एकदम ध्यान से, गलती भी हो सकता है, पहले 25 बाद में 28। 25 28 का सिस्टम हो गया। अब आपका 30 और 35 बच गया, 30 और 35 बच गया। ठीक है जी। अब देखो, अब तुमको इसे मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है। तो मिडिल मोस्ट टर्म देखो इसमें कितना है, टोटल टर्म कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 है तो 9 का मिडिल क्या होगा? 4 इधर से छांट दो, 4 उधर से छांट दो। अब मिडिल टर्म क्या आ गया? 21। यही तुम्हारा क्या है जी? मीडियन। आया समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो अगले सवाल पे एंट्री मारो। और देखो अगला वाला सवाल, ये फिर से दुनिया का सबसे आसान सवाल है और अक्सर पूछे जाने वाला ये सवाल है। देखो क्या है, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दे रखा है, तो अपने को कॉस का पावर 8x प्लस 2 कॉस का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 4x आता है। जब भी ऐसा सवाल है ना, वो जो एक डेटा तुम्हारा बाद में दिया जा रहा है, ये बहुत फेमस सवाल है। कहीं ना कहीं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज करवा लेता है, या कभी कभी ए प्लस बी का होल क्यूब यूज करवा लेता है, या कभी कभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करवा लेता है। गुरु जी अब क्या बोले, हमको नहीं आया समझ में, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है सवाल वाला। देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर अगर 1 दे रखा है, तो आप बोले गुरुजी साइन एक्स बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो दोस्त यहाँ से साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, जो बड़ा पावर उसको हम छोटा कर सकते हैं। देखो कैसे छोटा कर देंगे समझना।
हम लिख ले cos स्क्वायर एक्स का पावर 4। अभी सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। cos स्क्वायर एक्स का पावर 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। गुरुजी ऐसा आप क्यों लिखे? ऐसा इसलिए लिखे ना क्योंकि हर cos स्क्वायर एक्स को हम sin x से रिप्लेस कर देंगे, और अगर हम रिप्लेस करेंगे तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, तब बोलिएगा दोस्त sin का पावर 4x प्लस 2 sin का पावर क्यूब x प्लस आपका cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स जब पे sin x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स। अगर तुम इसको प्यार से देखोगे ना तो ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये तुमको sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसे गुरुजी? नहीं आया समझ में? अभी देखो, साइन के पावर 4x को क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी। यस सर। और यहाँ पे साइन एक्स का ही तो स्क्वायर लिखा हुआ है। आया समझ में? इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का जी क्या है? होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। अक्सर आते हैं ऐसे सवाल। देखो सीपीयू 2022 का देखना ना, उसमें क्यूब वाला पूछा हुआ है। जाओ सीपीयू 2022 जो नवंबर में आपका पेपर हो रखा था उसमें देखना, 9-10 इसी के आसपास आपका पेपर था सीपीयू का। मुझे याद है क्योंकि मैंने उसका पूरे क्लास में डिस्कशन करवाया था। उसमें भी एक ऐसा सवाल था जहां डायरेक्ट ये दे रखा था, लेकिन वहां ए प्लस बी का होल क्यूब बना रहा था। अक्सर पूछे जाने वाला ये डेटा है, अक्सर। चलो दोस्त आगे देखो, अगला वाला सवाल तुम्हारा क्या है? अगला वाला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। बोल रखा एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। एक शहर है जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या जे है तो 2023 में इसकी जनसंख्या क्या होगी, यही तुम्हें बताना है। समझो, देखो अगर मैं थोड़े जल्दी जल्दी सवालों को ना करूं, बीच में अगर बात करने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा 30 सवाल का आपको डिस्कशन करवाने का। देखो अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे सवाल को। एनुअल ग्रोथ आपका दे रखा है 2% है। ये सीआई का सवाल है। जब भी पॉपुलेशन का सवाल आता था खुद समझते हैं कहीं ना कहीं सीआई पे बढ़ते रहता है। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। एक्चुअली ये होता क्या है ना, पहले साल के एंड में जितना पॉपुलेशन होगा फिर उसका उतना परसेंट अगले साल बढ़ेगा। मतलब आखिरी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो अमाउंट पे डिपेंड करता है हर बार इसका सीआई या एसआई जो भी सिस्टम बनता है। तो हम इसको डायरेक्ट समझते हैं, जब भी पॉपुलेशन का सवाल आता है मतलब सीआई का कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी देखो समझो, तो तुम्हारा क्या दे रखा है डेटा जी? एनुअल ग्रोथ रेट तुम्हारा 2% है। तो दोस्त 2% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/50। बढ़ के इसका फ्रैक्शन क्या लिखा आएगा? 51/50। हाँ या ना? अब देखिए स्टार्टिंग में पॉपुलेशन आपका 1,50,000 दे रखा है, तो 3 साल के बाद क्या होगा? ठीक है ना? तो देखिए 1,50,000 ये तो पहला है। इसमें अगर आप 51/50 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2021 का आ जाएगा। फिर 51/50 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2022 का आ जाएगा। फिर 51/50 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2023 का आ जाएगा। आया समझ में? अब देखो इस सवाल में एक्चुअली किया क्या पता नहीं, क्या एग्जामिनर के दिमाग में आया है, इसका आंसर आता है पॉइंट में। अरे भैया पॉइंट में कभी पॉपुलेशन आएगा क्या? ऐसा थोड़ी ना है कि ये जो अच्छा 2.5 आदमी आया था, 2.5 आदमी का क्या मतलब हो गया? 2.25 आदमी आया था, इसका क्या मतलब हो गया? तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर तुम्हारा आएगा ऑप्शन नंबर ए। तुम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पॉइंट में दे रखा है। देखो एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो कर लो, क्या दिक्कत है? 50 से काटो कितनी बार में? तो 50 से 3 बार में 3000 चिपका दो। फिर 50 से कितनी बार में? 60 बार में चिपका दो। हाँ 50 से 60 बार में हो जाएगा। फिर तुम 50 से कितनी बार में काटोगे? यहाँ पे 1.2 बार में काटोगे। अब देखो 51 का क्यूब आएगा। अब 51 का क्यूब हमको क्या पता है 51 का क्यूब क्या होता है, लेकिन 51 का स्क्वायर तो निकाल सकते। तो 51 का स्क्वायर होगा 2601। फिर उसमें तुम 51 से गुना कर लो, फिर वहां पे काम कर लो। जब काम धाम करोगे ना तो पॉइंट में आएगा, तुम कर लो, क्या दिक्कत है? हम भी पेपर में होते तो लिख लेते, हमारा भी सिलेक्शन तो हो रखा है पेपर में। तो भाई आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 देखो 159A181.2 के आसपास आएगा। 0.2 के आसपास आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरा गलती नहीं, एग्जामिनर का गलती है ये। अब आदमी ये फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो मैं क्या करूं यार। चलो समझ में आया ना? देखो एक्चुअली जब भी स्टार्टिंग का दिया जाए और आपसे एंड का पूछा जाए, तुम कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपका एंड का निकल के चले आएगा। समझ पा रहे प्यारे भाई? आइए देखिए अगला वाला सवाल है ना, जो दुनिया का सबसे आसान सवाल है जी।
अगर आप देखोगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे भी ऐसा सर्कुलर रेस का पूरा डला हुआ है। जब आप देखोगे ना तो उसका सबसे पहला ही सवाल है ये, उसका सबसे पहला ही सवाल है। सर्कुलर रेस में 2 ही बात तो पूछता है, वो पहली बार कब मिलेंगे? सर्कुलर रेस में 2 ही बात तो पूछता है। पहला क्या पूछता है? वो पहली बार कब मिलेंगे? और दूसरा पूछता है वो जहाँ से चले थे वहाँ पे पहली बार कब मिलेंगे? अरे हाँ या ना? 2 चीज़ पूछता है, वो पहली बार कब मिलेंगे और दूसरा चीज़ पूछता है वो जहाँ से चले थे वहाँ पे पहली बार कब मिलेंगे? ठीक है जी, आइए। तो सवाल क्या कह रहा है? एक आपका क्या है जी, सर्कुलर फील्ड है प्यारे दोस्त, और इसमें 2 आदमी ट्रैवल कर रहा है। इसमें 2 आदमी ट्रैवल कर रहा है, पहले की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है। दूसरे की स्पीड कितनी है? 27 किलोमीटर पर आवर है। अब बोल रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। 1200 मीटर का ये राउंड ट्रैक है। 1200 मीटर का ये राउंड ट्रैक है। तो आपको बोल रहा है बताइए, ये दोनों पहली बार दे इन हाउ मच टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक? वो पहली बार कब मिलेंगे? तो पहली बार कब मिलेंगे इसका मतलब वहाँ रिलेटिव स्पीड लग जाएगा। पहली बार का देखो एक्चुअली पूरा का पूरा 1200 चलेगा। हाँ, है ना? आपको क्या लगता है ये कंटिन्यू पूरा का पूरा चल रहा है ये पहली बार कब मिलेंगे? तो हम डायरेक्ट इसका क्या बनाते हैं, इसको रिलेटिव स्पीड से 1200 मीटर ट्रेवल करवा देते हैं और वो पहली बार मिल जाते हैं। देखिए, अब यहाँ समझिए क्या होगा। टाइम टू मीट फर्स्ट टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब बताइए कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 डिस्टेंस कवर करना है और रिलेटिव स्पीड देखो, तो रिलेटिव स्पीड कितना है? तो एक का स्पीड 27 है, दूसरे का स्पीड 18 है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 27 माइनस 18। लेकिन ऊपर में तुम्हारा मीटर में दे रखा है, नीचे में किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे बाबू? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ कितना आ गया तुम्हारा? 1200 डिवाइडेड बाई 27 में से 18 गया 9। 9 गुने 5/18 प्यारे दोस्त। काटोगे तो 9 से कितनी बार में? 2 बार में। ऊपर में कितना आ जाएगा? 12 दूना 2400, 2400/5। अब दुनिया जानता है 5 के पहाड़ा में 480 बार, 48 बार में 240 आता है। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 480 सेकेंड। 480 सेकेंड में ये लोग पहली बार मिल गए। यही तुम्हारे सवाल के जवाब है। अरे हाँ या ना? मैंने क्या बोला? जब भी बोले कि वो पहली बार कब मिलेंगे, मतलब उस डिस्टेंस को आप रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करवा देना। और यही बोलता वो पहली बार कब मिलेंगे? उसी स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। तो क्या करते, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने पे दोनों को अलग अलग समय लगता अपने अपने स्पीड से, तो अपने अपने स्पीड से टाइम निकाल देते और उस टाइम का आप एलसीएम निकाल देते, आपके सवाल का जवाब चला आता। ये 2 कंडीशन ही मात्र पूछा जाता है। जब सारा डिस्कस है अपने चैनल पे, आप जाके देख लीजिए प्यारे भाई। अब देखिए, अगला सवाल है ना, दुनिया का सबसे आसान सवाल है और मोस्ट रिपीटेड सवाल है, करोड़ों बार आया भाई पेपर में। देखो क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ ए टेलीविजन इज 18,000 और एक शॉपकीपर है जो 40% डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद 10% का फायदा कमाता है। तो सीपी क्या होगा? अरे भाई दुनिया जानता है, एक तुम्हारा फार्मूला क्या होता है दोस्त? एक तुम्हारा क्या फार्मूला होता है? सीपी और एमपी का एक फार्मूला होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का अगर आप रेशियो निकाल देंगे ना, तो वो सीपी और एमपी का अनुपात चला आएगा। देखो डिस्काउंट कितना दिए हो तुम दोस्त? डिस्काउंट दिए हो 40, तो 100 में से 40 गया 60। अब प्रॉफिटवा कितना है? 10% है, तो कितना आ गया? 110। मतलब कहीं ना कहीं सीपी और एमपी का अनुपात है जी 6:11। और एमपी कितना दे रखा? 18,000। ये 18,000 क्या है दोस्त? एमपी है, मतलब ये 11 का वैल्यू है। और 11 का वैल्यू कितना है जी? 18,000 है। एक का वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 18,000/11। तुम्हें तो सीपी बताना था। तो 18,000 में आप 6 से गुना कर दो, अब बटे 11। 18 छक्का 108, दुनिया जानता है 000 डिवाइडेड बाई 11। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, क्या कोई बड़ा बात थोड़ी ना है। 11 नमा 99 कितना हो गया? 9 90 11 अटे 88। 9818 आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। पूरा काहे निकालना है? 98 आ गया ना, आगे आप पूरा का पूरा चेक कर लेंगे। अरे पूरा निकालने के बाद भी आंसर वही आएगा तो मैं 2 सेकंड पहले क्यों ना सोच लूं। ठीक है दोस्त, चलो। ये तुम्हारे मतलब अगर आप सीएचएसएल का पेपर दिए हैं
तो आप देखे होंगे अक्सर ऐसे सवाल सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस में धड़ल्ले आते रहते सवाल नंबर 7। अब ये देखो सवाल नंबर 8 है भाई, पता नहीं क्या एलसीएम एचसीएफ से नंबर सिस्टम वाले को लगाव है, इतने सवाल देते हैं ना एलसीएम एचसीएफ से, मैं क्या ही बताऊं, डायरेक्ट सवाल आता है। अभी देखो अपने चैनल पे नंबर सिस्टम के 2023 के लिए सारे सवाल करवाए गए हैं, उसमें एलसीएम एचसीएफ के 1.5 घंटे का वीडियो अपलोड है और उस वीडियो से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, आप जाके उसको देखो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 693, एक नंबर 77 है, दूसरा बताना है। क्लास 7 से एक फार्मूला पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं प्यारे भाई, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए आपका एक नंबर आपका 77 दे रखा है, दूसरा नंबर नहीं पता उसको, एक्स मान लिया, गुरुजी एक्स मत मानिए, बहुत दुख देता है, कोई बात नहीं, 693। अभी देखो 11 से काटो तो 11 से कितनी बार में, सप्त बार में काट दो, सप्त से 7 में 63, 6 7 में 63, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 99, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। देख रहे, अगर आपको फॉर्मूला याद है आप सीएचएसएल के मेंस को भी हिला के चले आएंगे, कोई आसान कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए सवाल होगा सबसे आसान। देखो मीडियन का 2-2 सवाल आ गया तुम्हारे पेपर में, मीडियन का 2-2 सवाल आ गया, एक तुम्हारा आया था जिसका आंसर 21 आया था, ये फिर से देखो मीडियन है, एक कुछ डेटा दे रखा है उसका तुम्हें मीडियन निकालना है। हमने क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया जितने भी डेटा है पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। यस सर, चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे छोटा इस बार अपने को कौन दिख रहा है, 12.3 दिख रहा है, उसके बाद कौन दिख रहा है, 13.5 दिख रहा है, जो जो लिख लेंगे उसको वहां पे टिक लगा देंगे। उसके बाद 129, 116, 114, 136, 118, 121 में 114.1 है। उसके बाद आपका क्या था, 114 का सिस्टम हो गया, फिर 116 का सिस्टम है, 116.6 है, दिखिएगा। फिर उसके बाद 118 का सिस्टम है, अगर एक को वो इधर उधर हुआ ले भैया कल्याण हो जाएगा आपका। फिर अगला वाला क्या है, 121 है जी, 121.3 है। अगली बार देखिए कौन है जी, 136, 100, अच्छा गलती हो रहा था ना, 129.75 है। और अगला वाला क्या है आपका, 136.8 है। एक बार चेक कर लीजिए तो कितना डेटा है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 में, मतलब अब सही है। अच्छा जब तुम्हारा 8 आ गया फिर वो कैसे देखोगे, उसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, तो एक्चुअली 8 संख्या का, अच्छा मैं तुमको बोलूं 2 आदमी है, 2 आदमी के बीच में कौन है, बीच वाला आदमी कौन है, तुमको कैसे पता है भाई। अगर मैं बोलूं 4 आदमी है तो 4 आदमी के बीच में कौन है, तुमको कैसे पता। अगर मैं 5 आदमी बोलूं और उसका बीच वाला कौन है, तब ना बोलोगे दुगोई पट्टी सर, तीसरा आदमी बीच वाला है। तो जब भी इवन नंबर आता है ना, तब कोशिश ऐसे करते देखिए, तब आपका जो मीडियन निकलेगा उस मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो उस केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म निकाल के n/2 कर देंगे और फिर n/2 + 1 के बारे में सोच लेंगे, और जितना आएगा ना उनको मैं यहाँ पे प्लस करके और 2 से डिवाइड कर दूंगा, आपका मीडियन चला आएगा। आया समझ में, मतलब ये n/2th टर्म, ये n/2 + 1th टर्म, वो उन दोनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर देना। अभी देखो प्यारे भाई, n का वैल्यू यहाँ तुम्हारा कितना है, n का वैल्यू तुम्हारा 8 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 है, तो एक होगा तुम्हारा 8/2 मतलब चौथा टर्म, और एक होगा तुम्हारा 4 + 1 पांचवा टर्म। ये मत सोच लेना 5 4 9, 9/2 4.5 टर्म, नहीं भाई। अब देखो चौथा टर्म तुम्हारा क्या है, तो काउंट कर लो चौथा टर्म क्या है, 1 2 3 4 मतलब 116.6, और अगला वाला टर्म क्या है, 118.7। 116 और 118 के बीच में जो आंसर होगा वही तो अपना आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, खत्म। अरे 116.6 से आगे, 118.7 से पहले, इसके बीच में ही आंसर होगा, और उसके बीच में ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ही है, हो गया। अगर 2-3 का ऑप्शन आता सबको जोड़ जाड़ के डिवाइड कर देते, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आप समझ गए ना। अभी आप 2 चीज का मीडियन देखे थे, एक बार जब आपका ऑड नंबर टर्म था तो वहां पे डायरेक्ट पता चल जा रहा था, और जब इवन नंबर टर्म होगा तो हम क्या करेंगे, उसके बीच वाला टर्म प्लस, मतलब जितना है, जितना आपका टर्म उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उतना टर्म प्लस उसके अगले टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका मीडियन चला आएगा। समझ पाए दोस्त, तो ये भी आपके लिए सबसे आसान सवाल ही था। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके पेपर में अक्सर आते रहते हैं। अब सवाल नंबर 10 को देख लीजिए। देखो दोस्त, सवाल नंबर 10 क्या है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ अरुण एंड भारती 24 साल। अच्छा, अरुण और भारती के उम्र का योग कितना है, इसके उम्र का योग है दोस्त 24 है।
अरुण बरा है, कोई बात नहीं। अच्छा मेल है या अब ये मत कहिएगा सर यहाँ पे मेल बरा आर्टिकल 14 फॉलो नहीं हुआ। देखो इफ द एज ऑफ द अरुण एंड द भारती इज डबल, अगर अरुण और भारती के दोनों के एज को डबल कर देते हैं तो उसका डिफरेंस 8 साल हो जाता है। अरे भैया, अगर आप स्टार्टिंग में जितना डिफरेंस रहा होगा अब उसका भी तो दोगुना हो गया होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के एज का दोगुना किया गया है। तो जब दोनों के एज का दोगुना कर देंगे, घटाएंगे, तो स्टार्टिंग में जो डिफरेंस रहेगा वो भी दोगुना हो गया होगा। तो अभी कितना डिफरेंस है? 8 है। तो स्टार्टिंग में कितना डिफरेंस रहा होगा जी? 4 रहा होगा। ए माइनस बी बराबर 4 हो गया। व्हाट इज द एज ऑफ अरुण? ए का वैल्यू क्या होगा? अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं ना अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको पता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 24 4 28 बटे 2 14। ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। आपके सवाल का जवाब आ गया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था अरुण और भारती दोनों की एज को डबल किया गया। अगर दोनों की एज को डबल किया गया फिर डिफरेंस दिया गया, इसका मतलब डिफरेंस भी डबल हो गया होगा। तो स्टार्टिंग का डिफरेंस निकाल लो, सिंपल बात है। आइए देखिए अगला वाला सवाल है। अगला वाला सवाल मतलब सबसे पहला अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई सवाल पूछता है तो यही सवाल पूछता है। अगर आप 10th में पढ़े भी है तो सबसे पहला सवाल यही पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में। अगर साइन ए का वैल्यू 8/17 है तो आपको कॉट ए प्लस ए के बताना है। ये सब सवाल तो कोई भी क्लास 1 का भी बच्चा बता देगा। साइन ए बराबर कितना? 8/17। दुनिया जानता है कि ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब यहाँ से बेस क्या होगा? √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। खैर ये लिखना भी नहीं होता है, सब बच्चा जानता है जी। 17 8 और 15 आपस में ट्रिपलेट होता है मेरे भाई। तुम्हें किसका वैल्यू निकालना है? तुम्हें कॉट ए प्लस ए के का निकालना है। अभी देखो कॉट ए सब जानते हैं, कॉट ए का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी देखिए बेस बेस कितना निकाले थे? 15 और परपेंडिकुलर कितना है जी? 8। और सेक ए का मतलब क्या होगा जी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 और बेस कितना है जी? 15 हो गया। लघुत्तम निकाल लीजिए। 8 15 कैल्सियम कितना होगा जी? 120 होगा। 8 के पहाड़ा में 15 बार, 15 15 225। 15 के पहाड़ा में 8 बार, 17 8 कितना आ गया? 136। 225 प्लस 136 कितना आएगा? 361 बटे 120। 120 के पहाड़े में 3 बार, 3.1 बटे 120। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी खत्म। ऐसे सवाल में ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त जी एकदम पूरा दिमाग आपका कंसंट्रेट होना चाहिए। पेपर में इसी स्पीड से आपको बनाना है। ठीक है दोस्त, चलो आओ आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर जी द्वादश 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल है जी, एक पिता और बेटे उनके बीच में कुछ एज हो जाए उनके बारे में चर्चा है। द एज ऑफ द फादर एंड सन डिफर बाई 15 साल। मतलब फादर साहब का और उसके बेटे का, उन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है जी? 15 साल है। बोलेगा गुरु जी एक काम कीजिए, अब जल्दी से ना फादर माइनस सन लिख लेते हैं। अच्छा सन को हम एस नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एस और 5 में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो फादर माइनस सन कितना दिया हुआ है जी? 15 दिया हुआ है ना। देखिए आप गलती लिखवा दिए ना, 5 लिखवा दिए। फादर माइनस सन बराबर 15 साल दिया हुआ है। अब बोला 5 साल पहले। अब एक बात समझना, जब भी ये सवाल में लाइन आता है ना 5 साल पहले, आगे कुछ नहीं दिया, आगे फादर की सिर्फ चर्चा है, फिर उसके बाद सन है। एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ 5 ईयर्स एगो, इसका मतलब है दोनों के 5-5 साल पहले लेके चले जाएंगे। अगर यही बोलता है 5 ईयर्स आफ्टर, मतलब दोनों के 5-5 साल को लेके चलते, एक्स्ट्रा लेके चलते। ठीक है ना? तो यहाँ बोले 5 साल पहले। तो एक बात हमें बताओ, 5 साल पहले फादर का एज कितना होगा? F-5। और सन का एज कितना होगा? सन-5। अरे हाँ या ना? अब बोला है द फादर वाज 2 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। अच्छा जी, मतलब फादर जो है वो अपने बेटे का 2 गुना है, 2 इंटू सन-5 हो गया। 2 इक्वेशन है, बना दो। अब यहाँ से तुम देखोगे तो फादर -5 बराबर 2 इंटू सन-10। कैलकुलेट यहाँ से कर लो। फादर माइनस ट्वाइस सन बराबर -5। और तुम्हारा फादर माइनस सन दे रखा है, पहला इक्वेशन 15 दे रखा है। देखो ये था तुम्हारा पहला इक्वेशन, ये था तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब मैं दोनों को सोल्व कर दे रहा। ठीक है दोस्त, आइए फादर फादर कॉमन है, उसको हटा देते हैं माइनस करके। माइनस प्लस यहाँ क्या आ गया? माइनस उड़ गया। यहाँ से माइनस सन का साल -20 है। तो दोस्त यहाँ से सन का आंसर कितना आ गया? 20 साल। अब देखिए सन का 20 साल है कोई ऑप्शन सन का 20 साल? यस सर, ऑप्शन नंबर ए ही तो है। और ए का मतलब कौन है जी? आप लौट चले। अरे हाँ या ना? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये तो बस ऐसे सवाल है ना। देखो एज के कभी कभी इतने शानदार सवाल आते हैं। जनरली हम लोग एज जो पढ़ते हैं ना, वो मास्टर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आपको रेशियो से बना के सिखा के चल जाएगा।
और पेपर में जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का सवाल चला आता है एज से। तो कोशिश कीजिएगा एज को हमेशा बेसिक से बनाए, एज और एवरेज को, ये दोनों आपको फंसा देगा कभी भी पेपर में। तो कोशिश करना है एज और एवरेज ये दोनों को बेसिक से लेके जाएं। और उसके अलावा आपको सब प्रत्येक चैप्टर का तो ट्रिक पता ही है, लेकिन एज और एवरेज के हर एक सवाल का बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त। अच्छा देखो, एक काम करता है मैं साथ साथ ना उसके क्या कहते हैं आंसर की से आपका आंसर भी मैच करते जाते हैं। भाई कोई आंसर गलत भी होगा तो मैं आपको बोल दूं, इस पे आप ऑब्जेक्शन कर दो। देखो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, सही है इसका आंसर। चलो भाई, इस प्रकार हम लोग सवाल नंबर 13 पे पहुंच चुके हुए हैं और समय बीत चुका है आधा घंटा। मतलब आधे घंटे में हमने 12 सवाल बना लिए, लगभग 2.5 मिनट लग रहा है। तो कायदे से 30 मिनट है तो 75 मिनट में लगभग अपना वीडियो खत्म हो जाना चाहिए। चलिए स्पीड मेंटेन करके रखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर 2 सिलेंडर है और उन दोनों के रेडियस का अनुपात कितना है जी, 2:1 है। और उनके हाइट का अनुपात दे रखा है 5:2। तो आपको वॉल्यूम का अनुपात बताना। दुनिया का सबसे आसान सवाल है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए आपको पता है V1/V2 का रेशियो पूछ रहा है, तो V1/V2 क्या होगा बताओ। सिलेंडर का अनुपात, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। क्यों R1 H1 लिखे, क्योंकि 2 सिलेंडर है। और पाई इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2। बोले गुरुजी पाई से पाई तो कट गया, R1 स्क्वायर है और एक बार तुम्हारा R2 है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और H1 कितना है तुम्हारा 5 है। R2 कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है और हाइट इसका कितना है 2 है। 2 से 2 बार में काट दो, तुम्हारा आंसर आ गया 10:1। हो गया सवाल नंबर सी। चलते चलते अब देखिए आगे अगले सवाल को देखिए। अगला वाला सवाल क्लास 4 से पूछा गया है। 4 को नंबर दे दिया है, बताया बोली इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के कौन ऑप्शन करेक्ट है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो अब क्या करते हैं, बोलते गुरुजी ऐसे सवालों को ना हम जल्दी से ना क्या करते बेस सेम कर लेते हैं। बेस सेम करने का मतलब है एलसीएम ले लेते हैं। और अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा दोस्त, 30 15 50 20। उसका एलसीएम दुनिया जानता है कितना होगा, 300 होगा ना। हाँ 300 होगा। हाँ 300 हो गया इसका एलसीएम। आप 600 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर देखो 30 है, 30 के पहाड़े में 10 बार, 30 के पहाड़े में 10 बार होगा तो 10 से ऊपर गुना कीजिए, कितना आ गया आपका 170। 15 के पहाड़े में 20 बार आता है 300, 20 सत्ते 140। 50 के पहाड़े में 6 बार आता है, 27 छक्का 162। 20 के पहाड़ा में 15 बार आता है, 15 11 165। अब देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। सबसे बड़ा कौन है 170 और 170 कौन है आपका 17/30। 17/30 दो ही ऑप्शन में है, इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी गलत है। अब आइए 170 के बाद आपका सबसे बड़ा नंबर कौन है 165 है। 165 मतलब आखिरी वाला 11/20। ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी का मतलब होता है जी बाजीगर। आया समझ में। तो अब देख ली कैसे सवाल आपका जल्दी से बन गया। अगर ये जल्दी से बन गया तो सवाल नंबर 15 पे चलिए। और जैसे 15 हो जाएगा मतलब हम लोग आधा पूरे के पूरे सॉल्यूशन कर चुके हैं दोस्त। देखो अब बोल रहा है एक राई 67.5 रुपए पर केजी है और दूसरा राई 60 रुपये पर केजी है, इसको किस अनुपात में मिलाएंगे तो 64 हो जाएगा। दुनिया जानता है अगर दो चीज दिया जाए, दोनों का आपको रिजल्टेंट भी दे दिया जाए तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। और एलिगेशन में जनरली क्वांटिटी का अनुपात आता है। देखिए पहला वाला जो चावल है उसका दाम कितना है 67.5 है। दूसरा वाला चावल है इसका दाम 60 है और ओवरऑल का दाम कितना है जी 64 है। अब आप इसको घटा दीजिए, हम इसे बड़े वाले में से घटाते हैं। 64 में से 60 गया 4, इधर कितना आएगा 3.5। पॉइंट उड़ा दीजिए, वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 8 40, 5 7 35। ऑप्शन नंबर ए 8:7। अरे हाँ या ना, जब भी दो चीज दिया जाए दोनों का आपका रिजल्टेंट दिया जाए हम एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन से रिलेटेड अपने पेपर में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। आप कोशिश कीजिए एलिगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाए आप। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे धीरे धीरे। आइए अभी तो मेरा चैनल नया नया ही है, अब वहां देख लेंगे धीरे धीरे हर एक चीज अपलोड हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा सवाल है ना, ये प्रॉपर्टी वाला सवाल है जो हम लोग सर्कल को पढ़ाते हैं। सर्कल में जो बात लिखवाते हैं पॉइंट के फॉर्म में वही डायरेक्ट सवाल आ गया। क्या सवाल है जी, द सम ऑफ द रेडियाई एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल। कहने का ये मतलब है जी, देखो कहने का ये मतलब है R1 प्लस R2 बराबर, पता है इनके बीच में जो सेंटर है ना, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ये इक्वल दे रखा है। R1 प्लस R2 बराबर D है।
यही ना बोला है जी, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब ये दोनों आपस में कहीं न कहीं टच करेगा। सर टच करवाइए तो तब तो पता चलेगा। टच करके ये ये देखो R1 और ये देखो R2 और ये D वही ना हो जाएगा जब R1 प्लस R2 होगा। कब? जब सर्कल टच एक्सटर्नली, ऑप्शन नंबर बी खत्म। आया समझ में? अब देखिए अगला वाला सवाल आपके क्या है, रुकना नहीं है आज, कंटिन्यू मैराथन के तौर पे पूरे के पूरे क्लास को खत्म कर देना है। देखिए, बोला 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में होल नंबर कितना है? अरे 11 का स्क्वायर मतलब कितना है? 121 और 12 का स्क्वायर का मतलब कितना जी? 144। ठीक है, इसके बीच का नंबर का मतलब क्या होगा जी? इसके बीच का नंबर 122, 123 से डॉट 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 कहाँ तक जी? 143 तक। हम गलती कर देंगे 121, 144 चले जाएंगे। अब देखिए 122 से 143 तक का टर्म कितना होगा? तो 143 में से 122 घटा लो 21, 1 जोड़ दो 22, ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो ये क्या कर दिए? एक्चुअली अपने मन में एपी लगा दी है, अपने मन में ही एपी लगा दिए हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अरे हाँ या ना, नंबर ऑफ टर्म निकालने का एपी से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। अब देखो टीएन का मतलब होता है सबसे आखिरी टर्म, सबसे आखिरी टर्म तुम्हारा 144 होगा, 143 होगा, 143 होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच का पूछा है, तो आखिरी टर्म उसके जस्ट पहले वाला होगा। पहला टर्म कितना है? 122, अभी तुम 121 बोले थे, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। और डी कॉमन डिफरेंस देखो ना, एक एक बढ़ रहा है, मतलब एक आ जाएगा। अब 143 में से 122 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 21। और अब तुमको पता चला हम क्यू प्लस वन बोले थे जोड़ने के, वो एन माइनस वन होता है, एक प्लस वन इधर जोड़ दो। इसलिए अपने को डायरेक्ट यादें है, घटा दो एक जोड़ दो। क्यों? अच्छा, घटाने के बाद डिफरेंस से भी भाग देना होता है, लेकिन ये डिफरेंस से भाग देना होता है, लेकिन डिफरेंस तो वन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन से भाग दो 21 में क्या फर्क आता है? ठीक है दोस्त, देखो कितने, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो कितने जल्दी जल्दी सवाल बन जाएंगे। और एक्चुअली ये सारे चीज को धीरे धीरे सीखा जाता है, लेकिन पेपर में एकदम जल्दी में बनाया जाता है जी। अब देखिए सवाल नंबर अष्ट, देखिए सवाल नंबर अष्ट में क्या है मेरे प्यारे भाई। गीता एक अपार्टमेंट खरीदी, उन्होंने ईएमआई पे भुगतान किया, मासिक आय 80,000 है, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 40% घरेलू मामलों पर खर्च करती है, 10% जीपीएफ में भेजती है, 15% बैंक बचत में बचाती है। भाई ये दुनिया का सबसे आसान सवाल हो गया, कैसे? अगर इसमें एक आध को भी मेंशन हो जाता, जो 15% शिक्षा पे खर्चा किया, जो बचा उसका 40% खर्चा करता, तो सवाल बहुत अच्छा बन जाता, हम सीधा फ्रैक्शन से बनाने लगते। लेकिन कहीं बचा हुआ का बात नहीं बोलो, डायरेक्ट परसेंटेज ऐड करने को बोला है। बोला 15% एक जगह खर्चा कर दिए, 40% दूसरे जगह, 10% एक जगह, 15% एक जगह, सबको जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा खर्चा कितना हो गया उसका। यही बोलता 15% खर्चा करने के बाद बचे हुए का 40% खर्चा करते, तुम फ्रैक्शन वाले मेथड से जाते, फिर हम घटा के लिखते। ठीक है दोस्त, बट यहाँ पे वो दो ही टाइप का तो सवाल पूछता है यहाँ से, जो पहला सबसे आसान टाइप होता है वही आपसे पूछा है। देखिए क्या क्या आपका हो गया, 15%, 15% एक जगह खर्चा किया, 40% दूसरे जगह खर्चा किया, 10% तीसरे जगह खर्चा किया और 15% बचा लिया। अरे जोड़ दो सबको, कितना कितना आ गया? 15 15 30 40 70 10 80%। 80% इधर उधर में हो गया, मतलब जो 20% है उसी को वो ईएमआई के फॉर्म में दिया होगा। जो देखो आपको ईएमआई आपका कितना हुआ होगा? ईएमआई आपका 100% माइनस 80% कितना जी दोस्त? 20%। और 20% किसका? इसके सैलरी का। और सैलरी या कितना है इसका जी? 80। गुरुजी हमरो सैलरी हो जाए 80,000। अरे कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप नौकरी ले लेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई बड़ा बात थोड़ी ना। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही आपको नौकरी दिलाएगा। प्लस सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाते रहिए, इधर उधर किसी का दिमाग मत सुनिए। हमारा खुद तीसरे अटेम्प्ट में नौकरी हुआ। क्यों? क्योंकि अच्छा, ये नहीं खाली आपको गणित पे मेहनत करना है, गणित पे मेहनत करेंगे तो हमारे जैसे पढ़ाने लगेंगे और बार बार फेल करेंगे, फिर अंत में जाकर सिलेक्शन होगा। अंग्रेजी कल्याण हो जाएगा। अंग्रेजी अगर अच्छा होता तो मैं पहले बार में ले लिया होता सिलेक्शन। आपको सारे सब्जेक्ट पे मेहनत करना है दोस्त, ये नहीं खाली गणित बनाना है। वो तो गणित का क्या कहते हैं, भाग्य था जो मेरे को नौकरी दिला दिया। अगर गणित 200 नंबर का नहीं आता तो नहीं होता हमसे। अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उस पे उतना मेहनत नहीं किया। जितना हो सका उतना मैं मेहनत किया उस पे। बट सच्चाई पूछोगे तो मैंने उतना मेहनत नहीं किया अंग्रेजी पे। बट मैं सबको बोलता आप अंग्रेजी पे मेहनत करो, ताकि क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल था। इसलिए मैं थोड़ा-सा कम मेहनत कर रहा था अंग्रेजी पे। बट ये गलत है ना? मेरा 3 साल बेकार हो गया, 3 अटेम्प्ट बेकार हो गया दोस्त। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ नहीं भाई अंग्रेजी पे मेहनत किया जाए। फिर अंग्रेजी पे मेहनत की और नौकरी ली।
आप पहले अटेम्प्ट से ये सब काम सब करें और हर एक टाइप के हर एक पार्ट को पढ़ते जाएं। ऐसे आप क्लास नोट्स को पढ़ें, ऐसे जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, उसको प्रीवियस ईयर बनाएं और आप देखें वो टाइप पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा उसको बोलिए भाई कि ये टाइप काहे नहीं पढ़ा है, ये खाली प्रीवियस ईयर का टाइप पढ़ना चाहिए आपको, इधर-उधर का नहीं। इन्हीं कैट का पढ़ रहे हैं, पगला रहे हैं, वो सब नहीं भाई। चलो खैर बातचीत नहीं। बातचीत स्ट्रेटजी अगले वीडियो में। अभी आज सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन। देखो सवाल नंबर 19 क्या है दोस्त? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली व्हेन। अरे ये तो क्लास 2 का बच्चा बोल देगा 3 से कौन कटता है? अगर सारे नंबर का सारे जो संख्या है ना उसके डिजिट का अगर सम निकाल दोगे तो किससे कट जाएगा? जी 3 से कट जाएगा। मतलब द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बाजीगर खत्म। अरे हाँ है ना, तुम देखिए कितना आसान सवाल था। अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम आगे बढ़ो। अच्छा देखो तो ऑप्शन इसका दे रखा है क्या 19 का? यस यस यस, सही है सही है। मैं कोशिश कर रहा आपको ऑप्शन वो सब बता दूं ताकि आप क्लेम भी कर दो कौन गलत है और कौन सही है। देखो दोस्त, ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट। अरे ये तो पार्टनरशिप का सवाल है। दुनिया जानता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। दुनिया जानता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। लेकिन कभी कभी सवाल में समय कांस्टेंट होता है या समय इक्वल होता है, और जब भी समय इक्वल हो तो प्रॉफिट का वही रेशियो होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। और देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, ए और बी का दे रखा है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। मतलब बी इन्वेस्टमेंट 1 किया तो ए इन्वेस्टमेंट 7 किया। और बोला है ना एनुअल प्रॉफिट, मतलब दोनों के लिए साल साल भर, तो दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है, मतलब प्रॉफिट का वही रेशियो होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। प्रॉफिट का वही रेशियो होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? एनुअल प्रॉफिट ये है तो किसका प्रॉफिट बताना है? ए का। अरे ए का प्रॉफिट कितना है? 7। कितने में? 7 और 1 8 में। अरे टोटल फ्रैक्शन कितना होगा? 7 और 1 8। उसमें से ए का प्रॉफिट कितना है? 7। तो 7/8 में किससे गुना कर दो? 275,000 में। अब तुम्हें गुना भाग करना होगा। 8 से काटो। अच्छा दूसरे पेन से काट दें? यस सर 8 से काटते हैं। 8 से 8 तिये 24 3 35 8 चौक 32 3 0 8 तिये 24 6 8 सते 56 4 8 पंचे 40। यस अब 7 से काट दो। 7 पचे 35 गुना कर दो। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 7 सते 49 3 52 के 2 हाथ में 5 7 तिये 21 5 26 के 6 हाथ में 2 7 चौके 28 2 30 के 0 हाथ में 3 7 तिये 21 2 24 24 0 6 25 हो गया। आंसर आ गया। जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा है क्योंकि तुम्हें 30 सवाल का सॉल्यूशन करवाना है। अरे भाई मैं धीरे धीरे करवाऊं तो 2 घंटा 2.5 घंटा हो जाएगा, तुम देख ही नहीं हो, तुम छोड़ दोगे सब। ये तुम्हें आता ही कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है। ये सब तो दुनिया का सबसे आसान सवाल सब है। पहला लेक्चर का ये सब सवाल है हर क्लास का। कोई कोई सवाल है जो दूसरे तीसरे लेक्चर में टपा है। सब पहले लेक्चर से हर सवाल, हर चैप्टर के पहले लेक्चर से सवाल सवाल है वो अपने। और जनरली आता है, जनरली आता है। आइए अगले सवाल पे एंट्री मारते हैं। और अगला वाला सवाल है सवाल नंबर 21 क्लास 6 और 7 का है जी। द लेंथ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। कहने का क्या मतलब है? अगर ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितना बोला है? 3x है। एंड एरिया दे रखा है। एरिया का मतलब क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3x² जो किसके बराबर है? 2700 के बराबर है। काट खोट दीजिए। x² का वैल्यू कितना? 900। तो x का वैल्यू दुनिया जानता है 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30 होता है। देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब ब्रेथ ही तुमने क्या माना था? x माना था, और यही तुम्हारा जवाब कितना है? 30 मीटर। खत्म। अरे हाँ या ना? बन गया ना सवाल का जवाब? चलो आओ आगे बढ़ो और अगले सवाल पे एंट्री मारो। देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या है। अगला सवाल है दोस्त, देखो अगला वाला सवाल है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन, बी 50 दिन, सी 40 दिन। ए को एक दिन बी मिलके साथ दिया और अगले दिन सी साथ दिया तो काम कितने दिन में खत्म होगा? अल्टरनेट कॉन्सेप्ट का सवाल है। अल्टरनेट में 3 टाइप का सवाल आता है। एक डायरेक्ट सवाल आता है, पहला दिन है, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन सी। एक दूसरा सवाल आता है ये ऐसा वाला, ए के साथ बी आया अगले दिन, पहला दिन, और दूसरे दिन ए के साथ सी है। और तीसरा सवाल इसका उल्टा हो जाता है। इसका उल्टा, और उल्टा सीजीएल में बार बार आ रखा है, अपने चैनल पे अवेलेबल है। अल्टरनेट कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव, जाके देख लो। देखो यहाँ पे क्या है दोस्त, ए कितने दिन में काम करता है प्यारे भाई? ए कितने दिन में काम करता है? 30 दिन में। बी कितने दिन में? 50 दिन में। और सी कितने दिन में मेरे मेरे प्यारे भाई जी? 40 दिन में। अगर 30 50 40 के एलसीएम लीजिएगा तो कहीं ना कहीं कितना आ गया?
600 आ गया और यही क्या होगा आपका टोटल वर्क होगा जी। ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? एफिशिएंसी कैसे होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय उसका नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी चला आएगा। अब देखो पहला दिन कौन काम कर रहा है प्यारे भाई? पहला दिन ए और बी काम कर रहा है, मतलब ए प्लस बी काम किया फर्स्ट डे। ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 12 काम करेगा, तो पहले दिन 32 काम हो गया। सेकेंड डे कौन काम करेगा? सेकेंड डे ए प्लस सी काम करेगा। देख लेना कहीं गलती ना हो जाए, गलती होगा मतलब आप गलती करवाए हैं। 20 15 35 दिन, अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो फर्स्ट डे या सेकेंड डे टोटल कितना दिन काम हुआ? फर्स्ट प्लस सेकेंड थर्ड फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे मतलब एक्चुअली 2 दिन काम हुआ है। तो 2 दिन में कितना काम हो गया जी? 2 डेज में 32 और 35 कितना जी? 67 काम हो गया। आपको काम कितना करवाना है जी? 600 काम करवाना है। अरे टोटल काम 600 है ना, तो आप कोशिश करो 67 से मल्टीप्लाई करके 600 के आसपास पहुंचे। 600 से ज्यादा नहीं, 600 से कम पे पहुंचेंगे। तो 67 के पहाड़े में 10 बार 670, एक बार घटाएगा तो 603 आएगा, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे हाँ या ना? किससे मल्टीप्लाई कर दे प्यारे भाई? 8 से मल्टीप्लाई कर दे। 8 दूना कितना? 16 दिन, और 16 दिन में कितना काम हो गया? 8 सते 56 के 6 हाथ में 5, 8 छके 48 और 5 कितना जी? 53, 536 काम हो गया। एक बार देख लो गुना करके, 8 सते 56 के 6 हाथ में 5, 8 छके 48, 5 53। अब एक बात समझिए, 8 डे, 8 यहाँ पे एक्चुअली 8 से जो मल्टीप्लाई किया ना, इसका मतलब है टोटल 8 साइकिल हो गया। जब साइकिल खत्म होता है ना, तो फिर से वही शुरुआत करता है जो काम को शुरुआत किया था। तो पहला कंडीशन फिर से ए प्लस बी आएगा। देखो ना, 536 काम हो गया, काम करना कितना है? 600, बचा काम कितना? 64 काम। क्या जब अगला दिन आएगा तो अगला दिन ए प्लस बी काम करेगा और अगला दिन ए प्लस बी मात्र 32 ही काम कर पाएगा, मतलब अगले दिन और काम चलेगा। यस सर। तो यहाँ पे अगले दिन कितना काम होगा? ए प्लस बी काम करेगा, 32 काम करेगा और 16 प्लस 1 17। तो 17 डेज में कितना काम हो गया? 536 और 32 कितना आ गया? 568 काम हो गया। अब देखो 600 काम करना है, 568 हो गया, तो बचा कितना? 600 में से 568 घटा दो, कितना जी? 32। अगला दिन काम कितना होगा? 35। क्यों? क्योंकि अगला दिन ए प्लस ही काम करेगा। देखो 32 काम करना है और अगला दिन 35 काम होगा, मतलब दिन से कम लगेगा, एक दिन से कम लगेगा। कितना काम करना है? 32। और इफिशियंसी कितना दोनों का? 35, तो 32 बटा 35 दिन हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे कितना कर दो? 32, और यहाँ पे कितना कर दो? 32 बटे 35, मतलब 17.32 बटे 35 दिन में कितना काम हो गया? 600। डेट इज ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली। ऑप्शन हम जरा देख लेते हैं। देखिए तो ऑप्शन है यस, ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अरे हाँ या ना? समझ पाए ना? देखो अगर नहीं समझ पाए तो एक बार समझ लो। तो 16 दिन में 536 काम हुआ, अगला दिन कौन काम करेगा? ए प्लस बी काम करे। क्यों? क्योंकि साइकिल का शुरुआत वही करेगा जी। अब देखिए अगला दिन एक्चुअली बचा हुआ काम है 536 काम हुआ, मतलब 64 काम बचा हुआ, और बचा होगा और काम होगा सिर्फ 32, मतलब पूरा 17 दिन काम होगा। तो 17 दिन में 568 काम हो गया। फिर देखो अगला दिन 600 में से 568 जाएगा, 32 काम बचा हुआ है। लेकिन अगले दिन तो ए प्लस ही काम करेगा, जो 35 काम करेगा, लेकिन करना है 32। तो इफिशियंसी नीचे, काम ऊपर, 32 बटे 35, 17.32 बटे 35 दिन में कितना काम हो गया जी? 600 काम हो गया। समझ पाए क्या? अगर आप ये समझ पाए हैं प्यारे मित्र, तो अगले सवाल पे एंट्री मार दीजिए। और ये दुनिया का जी सबसे आसान सवाल है। देखो सवाल क्या है आपका, बोल रहा है ये सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर। एक रुपया है जो 4 साल में डबल हो जा रहा है। देखो अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 2। एसआई पे, इसका मतलब यहाँ पे टाइम कितना 4 है? 4 साल है। और एसआई कितना हो गया? 2 में से 1 गया 1। अरे हाँ या ना? प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। टाइम 4 है तो एसआई कितना हो गया? 2 में से 1 गया 1 हो गया। चलिए अब क्या बोल रहा है? कितने साल में ये 7 गुना हो जाएगा? मतलब प्रिंसिपल 1, अमाउंट 7, तो एसआई कितना कहना चाह रहा है? देखिए एसआई कितना कहना चाह रहा है? ये एसआई 7 में से 1 गया 6 हो गया। अरे हाँ या ना? अब देखो एसआई कितना टाइम्स हो गया? एसआई 1 से 6 मतलब 6 गुना, तो समय भी कितना होगा जी? 6 गुना, मतलब तुम्हारा आंसर 4 गुने 6 कितना? 24 साल। ऑप्शन नंबर सी खत्म, आंसर आ गया। जितना गुना एसआई बढ़ गया उतना ही गुना टाइम बढ़ेगा। यही तो क्या है जी? यही तो एसआई का प्रॉपर्टी है। अरे हाँ या ना? प्रिंसिपल 1, अमाउंट 2, समय 4 साल, तो एसआई 1। प्रिंसिपल 1, अमाउंट 7, तो एसआई 6। एसआई कितना गुना हो गया? 6 गुना हो गया, तो समय को भी 6 गुना होना होगा और तुम्हारा आंसर आ गया ये। नहीं तो हम अगर बेसिक से जाते तो पहले रेट निकालना होता,
फिर पुट करते, फिर अपने सवाल के जवाब पे पहुंचते। ठीक है दोस्त, चलो देखो अगले सवाल पे एंट्री मारते हैं। और अगला सवाल है दुनिया का सबसे आसान सवाल। देखो 2 वेरिएबल का सवाल है, तुम्हें लगेगा कठिन सवाल है, लेकिन सच पूछोगे तो आसान सवाल है ये। देखो कैसे, दो 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन। तो रेफ्रिजरेटर का दाम हम एक्स मानते हैं, और मोबाइल फोन का दाम क्या मानते हैं बाबू, वाई मानते हैं। 10 रेफ्रिजरेटर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10x, 4 मोबाइल है तो 4y, बराबर कितना, 2 0 2 1 10, फिर 0 0 0। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया। बाद में 6 रेफ्रिजरेटर, 2 मोबाइल फोन, मतलब 6x प्लस 2y। ये कितना है जी, 1 22 पे 0 0 0 हो गया आपका। अभी देखिए आपको बोला एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन, मतलब x प्लस 2y का वैल्यू लाना है, मतलब x और 2y दोनों, x और y दोनों का वैल्यू निकालना है। अभी देखो, समझो 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 बात को, देखना। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक्चुअली चाहिए, तुम्हें चाहिए जी x प्लस 2y। डायरेक्ट तो नहीं आ सकता। अब देखो कैसे बनेगा तुम्हारा सवाल। हम कोशिश कर रहे हैं, इस वाले दूसरे वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, जिससे y और y कट जाएगा। तो 6 दूना कितना आ गया, 12x, 2 दूना 4y, 122 दूना कितना होगा जी, 244, 244 पे 0 0 0। अब क्या कीजिए, पहले और दूसरे इक्वेशन, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन होगा, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों को घटा दीजिए। अब माइनस 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 कर दे रहे हैं। देखिए +4y से -4y कट गया। अब 6x में से मत घटाने लगना, 2y में से। 10x में से -12x तो कितना आ गया, -2x। और 2,10,000 में से 2,44,000 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 34,000 आएगा, वो भी माइनस में। काट दोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 17,000 आ गया। अब जल्दी से आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, y का वैल्यू आ जाएगा। डालो, देखो पहले वाले इक्वेशन में डाल दो, पहले वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में डालोगे, दूसरे में डालोगे, एक काम करो, किसी में भी डाल दो, किसी में भी डाल दो, काम तो हो ही जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक बार तुम चेक कर लेना गलत है या सही है जी। 34, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है जी। अब वाई का वैल्यू ले आते हैं, आइए डाल देते हैं वैल्यू। तो 10 गुने 17,000 प्लस 4y का वैल्यू कितना है जो 210 पे 0 0 0। अब आप सोचो ना, 4y बराबर कितना आएगा, इधर 1,70,000 आ जाएगा, उधर 2,10,000 रहता, घट के कितना आएगा, 40,000, घट के कितना आएगा, 40,000। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 10,000। आपको किसका वैल्यू चाहिए था, देखिए आपको वैल्यू चाहिए था x प्लस 2y का, आपको वैल्यू चाहिए x प्लस 2y का। चलिए देवानंद कलम से लिखते हैं x प्लस 2y। x कितना है जी, 17,000 है, और y कितना है, 2 गुने 10,000 है। इधर कितना आ गया, 20,000 और 10 17,000 कितना आ गया जी, 37,000। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया मेरे प्यारे मित्र। देखिए तो 37 है कोई ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन भी है क्या अपने पास, यस, हमारे में भी ऑप्शन नंबर ए ही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। आया समझ में। अरे 2 इक्वेशन क्लास 10th में बनाए थे ना, 2 इक्वेशन को सोल्व किए थे। अगर दिक्कत है तो पहले जाके उसको बनाइए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अगर जहाँ दिक्कत है आप उसको वहीं पे सही कीजिए, आप उसको वहीं पे सही कीजिए प्यारे भाई। देखिए सवाल नंबर 25 बहुत अच्छा सवाल है, इलेक्शन का सवाल है। इलेक्शन का सवाल आएगा तो अभी जो सीजीएल के बंदे पेपर देंगे वो कोशिश करेंगे इलेक्शन का सवाल देख ले। देखो इलेक्शन का सवाल जनरली आसान सवाल होता है, लेकिन कोई कोई सवाल इतना मस्त सवाल बनाता है ना, कल्याण कर देगा आपका, कभी कभी मजबूर कर देगा आपको डबल वेरिएबल मानने का। देखो यहाँ बोला गया है जी, एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट के बीच में 20% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट। अब देख लीजिए, मान लेते हैं टोटल वोट अगर 100% है तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% वोट नहीं दिया, मतलब 80% ने वोट दिया, और उसमें से 40 वोट इनवैलिड हो गया। मतलब वैलिड कितना वोट होगा जी, तो वैलिड होगा आपका 80% माइनस 40 वोट। आप एक्स भी मान सकते हैं यहाँ पे, 80% ऑफ एक्स, तो 80% माइनस 40, ये हो गया आपका क्या जी, वैलिड वोट। और सारा जीत और हार इसी वैलिड पे डिपेंड करेगा, मतलब हारने वाला प्रत्याशी और जीतने वाले प्रत्याशी, इन दोनों को जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं टोटल वैलिड वोट आते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब देखो विनर है, जो जीत रहा है ना, वो 42% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट ले रहा है, और ये 100% ही कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड वोट है। अरे रजिस्टर्ड वोट तो हमेशा 100% ही होगा ना। तो जो जीता वो कहीं ना कहीं 42% वोट लिया, किसका, 100% का 42%, मतलब ये कितना होगा, 42%। तो खुद बताओ जो हारा होगा, अच्छा जीतने वाले कितने से जीत गया, 112 वोट से जीत गया, इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला होगा, तो 42% माइनस 112 मिला होगा। अरे अरे समझो ना, मान लो मेरे को तुमसे 2 चॉकलेट ज्यादा मिला है,
मेरे को तुमसे 2 चॉकलेट ज़्यादा मिला है और मान लो मेरे को 12 चॉकलेट मिला था, तुमको कितने मिला? तो 12 में से 2 कम, तुमको 10 मिला, वही काम तो हम कर रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज में से नंबर नहीं घटा सकते हो, 2 इक्वेशन के तौर पे यूज़ हो रहा है वो। अब हमें तुम्हें एक बात हम तुमको बताए थे अभी, हारने वाला और जीतने वाला को जोड़िएगा तो हमेशा वैलिड वोट आएगा। मतलब कहीं न कहीं 42% जीतने वाला, अब 42% माइनस 112 हारने वाला, इन दोनों को जोड़िएगा तो वैलिड वोट आएगा 80% माइनस 40 के बराबर होगा। अब 42, 42 84, 84 में से 80 गया 4%, 4% बराबर 72, 1% का वैल्यू कितना आ गया 18। आपसे क्या पूछा था? टोटल रजिस्टर्ड वोटर, और रजिस्टर्ड वोटर हमेशा होता है 100%, 100% का मतलब 1800, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलते चलते ऑप्शन है क्या? यस, ये आपके सवाल भी हैं, ये आपके पेपर में सवाल का जो आपका आंसर किया है वो दे रखा है। अरे हाँ या ना, समझ पाए क्या? हमने टोटल वोट को 100% माना, रजिस्टर्ड वोट को। अब उसमें से 20% लोग वोट नहीं दिया, मतलब 80% दिया, 40 वोट इनवैलिड हो गया, मतलब 80% माइनस 40 जी वैलिड वोट है। जीतने वाले को 42% किसका मिला? रजिस्टर्ड वोट का मिला। अगर मान लो वैलिड वोट का मिलता ना तो हम एक्स मान के बनाते, तो 42% ऑफ 80% एक्स, 80% ऑफ एक्स माइनस 40 कर देते। क्लीन डायरेक्ट 100% का चर्चा था तो मैं वहीं से निकाल, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे अच्छे-अच्छे सवाल, अच्छे क्या, एंड करते रहते हैं धीरे-धीरे सवाल सबको। देखो क्या है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर का तुम्हें क्या बताना है जी? एवरेज बताना है। फर्स्ट 5 इवन नंबर के स्क्वायर का, के स्क्वायर का। अब बताओ पहला इवन नंबर कौन है जी? 0? नहीं भाई, 2 है। 2 का स्क्वायर, एक काम करो ना, डायरेक्ट स्क्वायर लिख दो, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 के बाद कितना होगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना आएगा? 10 का स्क्वायर 100। अरे हाँ, है ना? इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। वो भी इन सबको जोड़ के भी 5 से डिवाइड कर दो, या दूसरा तरीका भी काम करने का। आ रहा है समझ में? अगर तुम चाहोगे जोड़ के डिवाइड करने का, वो भी आसान है। क्यों? क्योंकि 64 और 36 100 आ जाएगा, और 6 और 16, 4 और 16 20 आ जाएगा। सबको जोड़ दो तो कहीं न कहीं कितना आ गया? 220, 220/5, 220/5, आंसर कितना आ गया? 44। जब तक फ़ॉर्मूला लगेगा तब तक तो जवाब आ गया। अब फ़ॉर्मूला है भाई, बहुत फ़ॉर्मूला सब है। यही 10 को रहता तो कैसे निकालते? देखो, इसी चीज़ को मेथड 2 से जाते हैं, फ़ॉर्मूला रटा भी जाता है। इसी चीज़ को मेथड 2 से जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर आप बाबू 4 कॉमन लेते तो अंदर में 1 बचता है, फिर 4, फिर 9 प्लस 16 प्लस 25। अब आप बोलते हैं अच्छा सर ये कहीं न कहीं तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। दुनिया जानता है समेशन ऑफ स्क्वायर, मतलब हम सभी जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये सब फॉर्मूला सब आपको खरे याद होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला सब ना एकदम आँख मूंद के याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। टोटल यहाँ पे 5 तक है तो 5 पुट कर दीजिए। n की जगह पे 5, 5 प्लस 1 6, 5 दूना 10 की 11, 11/6, 6 से 6 कट गया। ठीक है ना? तो 5 चौका 20 गुने 11 कितना आ गया आपका? 220। लेकिन आपको एवरेज लाना है तो टोटल नंबर कितना है? 5 है, तो 220 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ गया? 44 आ गया। ये मेथड 2 हो गया मेरे प्यारे भाई। अरे हाँ या ना? मैं आपको सवाल को सॉल्यूशन कर दे रहा ताकि दिमाग में छप जाए। अब मैं एक-एक सवाल को एकदम स्टेप स्टेप में बताऊँ तो 30 सवाल को करवाने में कम से कम 2.5-3 घंटा लग जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा ताकि आप जल्दी-जल्दी बढ़ा-बढ़ा के भी आप सारा देख लो, आपका काम हो जाएगा। गो थ्रू हो जाओ, चाहे ऐसे-ऐसे सवाल आए थे, मैं ऐसे सवालों को जाके पेपर, मेरे जो चैप्टर में उसको ढूँढूँ, वहाँ कहाँ है ऐसा सवाल, उन सबको बना दूँ। हमारा मेन मुद्दा यही है, मेरा मेन मुद्दा आपको बताना, देखो ऐसे सवाल का ऐसे सॉल्यूशन होता है, जाओ देखो तुम्हारे सेल बुक में है कि नहीं है और जाओ उसको बनाना शुरू कर दो। ठीक है जी? आइए दोस्त, फ़ॉर्मूला वगैरह सब तो एकदम खरे ही आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या है, 2 ट्रायंगल है XYZ और PQR सिमिलर है, जिसमें XY और PQ का अनुपात है 6:1। PQR का एरिया 6 दे रखा है, तो एरिया ऑफ XYZ क्या दे रखा है? आप खुद जानते हैं ना, एरिया का अनुपात क्या होता है? इनके साइड के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ XYZ अपॉन, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा, साइड के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइड कितना है? 6/1 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, मतलब कहीं न कहीं 36/1 हो जाएगा। अभी तुम देखो, एरिया ऑफ XYZ आपको नहीं पता है, लेकिन एरिया ऑफ PQR कितना दे रखा है? एरिया PQR 6 दे रखा है, 6 बराबर 36 गुने 1। तो आप हमें बताइए एरिया XYZ कितना आ गया? 36 छक्के 216 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। आप चाहते तो डायरेक्ट भी काम कर सकते थे, देखो
आप इसको रेशियो के थ्रू कैसे जाते हैं? देखिए, साइड का अनुपात दे रखा है 6:1, तो एरिया का अनुपात क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, और एरिया तुम्हें PQR का दे रखा है, मतलब इस 1 का वैल्यू, इस 1 का वैल्यू 6 दे रखा है, तो 36 का निकालना है, तो 36 गुने 6, 216 हो गया, आंसर आ गया। अरे दोनों तरीका से आपको पता चल गया। दोनों तरीका आना चाहिए, आपको हर बार आना चाहिए। कभी-कभी फँसा देता है, कभी-कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा, कुछ भी कर देगा, तो आपको आना चाहिए वो सारा चीज़ ना। अब देखो सवाल नंबर 18, अच्छा 28, अच्छा सवाल है ये अच्छा सवाल है। अच्छा एक काम करो, 28 को सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले 29 और 30 बताए थे, ठीक है ना? इस पेपर में यही तो एक अच्छा सवाल है, 28 नंबर सवाल, बाकी तो बउआ वाला सवाल सब है। आपको नौकरी जल्दी से लग जाएगा। देखिए, एडी इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, एबीसी सेकेंट है। अच्छा सेकेंट का मतलब समझो जो आर पार करके भाग जाए जी। जैसे सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, कोई यार पार करके भाग जाता है, नहीं, कॉर्ड होना चाहिए, अंदर रुक जाना चाहिए जी। देखिए क्या बोल रहे हैं दोस्त, एडी आपका टेंजेंट है और एबीसी सेकेंट है। आइए देखिए, हाँ, एडी आपका टेंजेंट है और एबीसी आपका क्या है जी? सेकेंट है। एबी का वैल्यू 8 है, बीसी का वैल्यू 10 है और एडी का वैल्यू निकालना है। दुनिया जानता है ये, इसका एक प्रॉपर्टी क्या होता है, एडी स्क्वायर बराबर बाहर वाला इंटू पूरा। अरे हाँ है ना, एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? एडी स्क्वायर बराबर बाहर वाला इंटू पूरा, हो गया। अब देखिए एडी स्क्वायर नहीं पता, उसको एक्स स्क्वायर मान लीजिए। एबी कितना है? 8 है और पूरा 10 और 8 कितना होगा? 18। 18 8 144 और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी खत्म, हो गया, आंसर आ गया। अब देखिए अगला सवाल, आखिरी सवाल है, अभी अभी एक सवाल छोड़े भी हुए हैं, उसको बताना है आपको, अच्छा सवाल है वो। देखो, एक क्यूब है जो 5 सेंटीमीटर का है, उसको असेंबल 125 क्यूब से, देखो, एक क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज बीन असेंबल्ड यूजिंग 125 क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अरे स्वाभाविक है, अगर 5 सेंटीमीटर का क्यूब है तो 5 का क्यूब कितना आ गया? 125, तो वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो बड़का का वॉल्यूम 125 आया, और इधर 125वां, 125 को छोटा-छोटा क्यूब है और हर साइड का, हर क्यूब का एज दे रखा है 1 सेंटीमीटर। एज 1 है तो वॉल्यूम भी 1 होगा, तो 125 गुने 125, मतलब दोनों चीज़ सिस्टम वही है। मतलब एगो एगो क्यूब मिला के 125 को क्यूब किया गया है। 1 cube is removed from the middle of the face of each of the cube. What is the surface area of the remaining solid? सबसे पहले तो एक जो आपका सॉलिड है, सबसे पहले तो जो आपका सॉलिड है ना दोस्त, सबसे पहले तो जो आपका सॉलिड है, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। सॉरी, आप सरफेस एरिया निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना? ये 5, 5 और ये 5। आपको पता है ना 5-5 वाले का सबसे पहले टीएसए निकाल लेते हैं। दुनिया जानता है इसका टीएसए का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। 6 गुने 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, मतलब कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया, ठीक है? इसका एरिया हो गया ये। अब एक बात देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है ना, देखो समझो, एक बड़ा-सा क्यूब है, उसमें से प्रत्येक में से बीच-बीच में से एगो निकाल दे रहा है। मतलब ऊपर में देखो, ऊपर में ऐसे-ऐसे करके लगाए हैं, ऊपर में ऐसे-ऐसे करके लगाए, ऊपर से एगो निकाल दिए। जब ऊपर से निकाले ना तो देखो क्या होगा? देखो एक्चुअली पहले पूरा का पूरा समतल था। जब निकाल लिए ना, देखो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं? जितना दूर में पेंट कर सकते हैं, जितना दूर में पेंट कर सकते हैं। अब देखो जैसे तुम निकालोगे ना, मतलब वहाँ पे गड्ढा क्रिएट हो जाएगा। अब वो उतना दूर में आपको एक्स्ट्रा पेंट करना होगा। तो कितना पेंट करना होगा? देखो, एक क्यूब है तो क्यूब का चारों, आपका चारों साइड आ गया ना, 4 गो वॉल आ गया। 4 देखो इधरों से खाली हो गया। देखो एक क्यूब निकालो तो इहो खाली, इधरों खाली, इधरों खाली, इधरों खाली। चारों साइड पेंट करना और नीचे पेंट करना होगा। लेकिन नीचे वाला जो पेंट करना वही तो ऊपर वाला था। जो नीचे वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया है, जो नीचे वाला पार्ट आया वो तो ऊपर भी दिया हुआ था। अरे हाँ, है ना? मतलब सर 4 गो ना, सर एक क्यूब जब हम हटा रहे हैं ना, तो उसमें से 4 गो एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है। जो नीचे में क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअली ऊपर में था। तो जो हम सरफेस एरिया निकाले हैं, टोटल सरफेस एरिया, उसमें ऊपर वाला पार्ट इंक्लूडेड है। और एक्चुअली ऊपर वाला पार्ट जब हटा देंगे तो वही पार्ट नीचे चला गया, मतलब नीचे वाले को कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर किसको करना है? उसके चारों वाल को। और प्रत्येक वाल का एज एक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ भी एक है। तो एक वाल का एरिया एक होगा तो 4 वाल का एरिया 4 होगा। ऐसा टोटल 6 क्यूब है तो 6 चौक 24 हो जाएगा। और 24 बार हमको एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, 24 बार मेरे को पेंट करना होगा। 125 प्लस 24 कितना हो गया? 174 हो गया। 125 प्लस 24 कितना हो गया जी? 174 हो गया। यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। अरे हाँ या ना? नहीं समझ पाए?
चलो एक बार और तुम्हें समझाते हैं। जब तुम पूरा क्यूब का निकाल दिए, पूरा बड़का क्यूब का निकाले तो एरिया है 150। अब देखो तुम ऊपर में से एक क्यूब निकाले, हर साइड से एक क्यूब निकाले। एक्चुअली जब ऊपर निकाले, नीचे निकाले, इस साइड निकाले, इस साइड निकाले, ऊपर पट्टी निकाली, पट्टी निकाले, तो 6 गो क्यूब निकला। तुम किसी एक क्यूब पे ध्यान दो। जब तुम एक क्यूब को निकालोगे ना, तो वहां पे गड्ढा क्रिएट होगा, और गड्ढा में देखो क्या क्या क्रिएट होगा, चारों वाल क्रिएट होगा प्लस बेस क्रिएट होगा। ऊपर वाला तो हट गया ना, लेकिन बेस का एरिया वही होगा जो टॉप का एरिया होगा, और तुम टॉप के एरिया को इंक्लूड कर लिए हो जब तुम पूरा सरफेस एरिया निकाले थे। तो बेस के एरिया को मत इंक्लूड करना, क्यों? जब वो हटा है तो नीचे वाला आ ही गया ना, तो वो तो फिर कंपनसेट कर दिया। एक्स्ट्रा कौन आया? एक्स्ट्रा चारू वाल आया, 4 वाल आया। ऐसा 4 वाल का एक वाल का एरिया कितना है? 1 गुना 1 है, मतलब 1 है, क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ एक एक है, तो 5-5 नहीं मान रहे हो, तो बड़का क्यूब का है ना भाई, ठीक है ना? एरिया 1 हो गया तुम्हारा। ऐसा 4 गो वाल है, मतलब 1 क्यूब का तुम्हारा 4 एक्स्ट्रा पेंट करना पड़ रहा है, तो टोटल 6 क्यूब है, तो 6 चौक 24, तो 24 प्लस 150 तुम्हारा 174 आ गया। अरे बोलो हाँ या ना? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गया ना, तो ये तुम्हारे इस वीडियो का आखिरी सवाल था, लेकिन एक सवाल हम तुम्हें छोड़ दिए थे, और ये सवाल नंबर 28 है, जो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। इस वीडियो में यही तो एक अच्छा सवाल है। ये है ना, पूरा क्लास 11th का थ्योरी को यूज कर लिया। देखो एक्चुअली ये सवाल आसान है उसके लिए जो बैंक का तैयारी करता है। बैंक में आपका आता है वेन डायग्राम का सवाल, कैसलेट सवाल आते हैं, वहां पे इससे भी खतरनाक खतरनाक सवाल आते हैं उसके मीन्स में। ये तो आसान सवाल है, 2 इक्वेशन बनेगा, सवाल का जवाब आ जाएगा, लेकिन आपको समझना होगा क्यों। इसी में आपसे प्रोबेबिलिटी भी पूछ लिया है। खैर प्रोबेबिलिटी तभी बता पाएंगे जब आपसे जो पूछा गया उसका पहले जवाब लिया है। आइए, जैसे हम सवाल वीडियो बन ये करते, सवाल आगे करते ना, आप उसको पढ़ लो, वहीं पे पढ़ लो, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके सवाल को पढ़ो। मैं तुम्हें सवाल नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन का चिपका दूंगा आपके दिमाग में। और ये आखिरी सवाल है अपने वीडियो का। देखिए क्या है, क्लास 11th में 40 स्टूडेंट ने फिजिक्स लिया, 17 स्टूडेंट ने बायोलॉजी लिया, और 20 स्टूडेंट ने केमिस्ट्री लिया, और टोटल क्लास 11th में 60 बच्चा है, और बोला कि हर बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है, और एग्जैक्टली 5 ऑफ दीज स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ऑल दीज 3 सब्जेक्ट, और तीनों मिला के तीनों सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट जी कितने बच्चे लिए? 5 बच्चे लिए। अब क्या बोल रहा है आगे, देखो आगे क्या है, what is the probability that a random selected student of grade 11 of this school would have opted for exactly one of these 3 subject? मतलब क्या कह रहा है पहले तो आप हमको वो बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे जो सिर्फ एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर वो निकाल लेंगे ना, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से, और वही आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। और वही निकालना इस सवाल में चैलेंजिंग टास्क है। ऐसे सवाल सीजीएल में आज तक नहीं आए थे, ये पहली बार ऐसा सवाल आया है जहां आपसे टोटल कैलकुलेशन करवा रहा है। एक्चुअली बैंक का सवाल है। चलो आप सॉल्यूशन करते हैं दोस्त। देखो 3 सब्जेक्ट है, तो वेन डायग्राम से आपको बनाना होगा प्यारे भाई। चाहे तो आप उसको फार्मूला से भी पूरा का पूरा लिख सकते हैं, क्लास 11th वाला सेट थ्योरी का फार्मूला, बट वो यहाँ बकवास होगा। ठीक है, आइए देखिए क्या क्या बोला। आपका भौतिकी का मतलब फिजिक्स है, फिजिक्स में कितना बच्चा है जी? 40 बच्चा है। जीव विज्ञान बायोलॉजी में कितना? 17 बच्चा है। और केमिस्ट्री का मतलब कितना है जी? 20 बच्चा। ठीक है, 5 बच्चा है जो तीनों सब्जेक्ट को चूज के यहाँ पे 5 मान लेते हैं। आपको यही चाहिए, अकेला फिजिक्स, अकेला बायोलॉजी, अकेला केमिस्ट्री। एक बार डेटा देख लेते हैं। 40, 17 बायोलॉजी, 17 और 20 केमिस्ट्री, सही है। और 5 आपको यही तीन को अकेला अकेला चाहिए। उसके लिए आपको मैंडेटरी क्या है जी? ए बी सी का वैल्यू लाना। हम अपने मन से मान लिए हैं, यही ए बी सी का वैल्यू जब तक आपको नहीं पता चलेगा आपका कल्याण हो जाएगा। अभी देखो ओनली फिजिक्स क्या होगा, ओनली फिजिक्स क्या होगा? देखो ये पूरे गोले का मतलब है 40, इस पूरे गोले का मतलब है 40, उस 40 में ना ए बी और 5 दोनों तीनों इंक्लूडेड है, तो ओनली फिजिक्स क्या होगा? तो 40 में से आप इसको घटा दोगे, दैट इज ए प्लस बी प्लस 5। सिमिलरली ओनली बायोलॉजी क्या होगा बताओगे? ओनली बायोलॉजी क्या होगा? 17 में से ए प्लस सी प्लस 5। अरे हाँ या ना? फिर आगे देखो, अगला तुम्हारा क्या होगा? ओनली केमिस्ट्री क्या होगा? 20 में से बी प्लस सी प्लस 5 घटा दो। अरे हाँ या ना? अब देखो अगर तुम सबको जोड़ोगे ना,
सबको एक-एक चीज को जोड़ोगे तो 60 है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर लिया है और हर कंडीशन को जोड़ेंगे तो 60 आएगा और यहाँ से एक्चुअली एबीसी का वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा और तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं से थोड़ा बहुत वहां से आंसर तुम्हारा चले आएगा, लेकिन 2 स्टेप और आगे कैलकुलेट करना होगा। अभी देखो, आगे देखो, पहले तुम ये लिख रहे हैं 40 माइनस ए प्लस बी प्लस 5। तब आपको मैं चाहूं तो इसको जल्दी में भी लिख सकता, डायरेक्ट उसको 40 लिख दो जोड़ के, बट समझो, हर बात समझो, अकेला अकेला का लिख रहे हैं। प्लस 17 माइनस ए प्लस सी प्लस 5 प्लस 20 माइनस बी प्लस सी प्लस 5 हो गया। ये अकेला अकेला का आ गया। अब एक्स्ट्रा कौन है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस 5 और सबको जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं किसके बराबर आएगा? 60 के बराबर आएगा। चलिए एक बार चेक कर लो, 40 माइनस ए प्लस बी प्लस 5, 17 माइनस ए प्लस सी प्लस 5, 20 माइनस बी प्लस सी प्लस 5, ए बी सी 5। चलिए भाई, अब आपको भी दिख रहा होगा और देखो सबको जोड़ो तो 40 से 17 कितना? 57, 57 20 77 और 77 5 82। 82 में से देखो थोड़ा चीज हम आपको सिखाएंगे। ए देखो, ए एक्चुअली यहाँ पे कितनी बार है? ए ब्रैकेट ब्रैकेट में देखना, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। मैं ब्रैकेट वाला को ऐसे लिखता -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब तुम 5 को देखो, 5 देखो यहाँ पे कैसे कैसे है, एक 5 माइनस में, फिर अगला -5, फिर अगला -5, फिर एक +5। मैं पूरा लिख दे रहा, -15 प्लस, अच्छा 5 तो उधर जोड़ दिए थे ना, एक बार देखो तो 22, हाँ 5 जोड़ दिए थे, उस 5 को भूल जाओ। देखो -15 और फिर तुम्हारा इधर क्या बच गया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर इधर कितना आ गया आप मेरे प्यारे भाई? 60 आ गया। अब देखो इसको थोड़ा ऊपर करो और देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो 82 में से 15 गया तो कितना आ गया तुम्हारा? 67। और -2 ए प्लस बी प्लस सी में प्लस ए प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है ना? और बराबर तुम्हारे यहाँ पे कितना आ गया जी? 60 आ गया। यहाँ से दोस्त ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 7 आ गया। ये ए प्लस बी प्लस सी निकल गया, लेकिन देखो तुमको निकालना क्या है? एक्चुअली तुमको अकेला अकेला चाहिए। अकेला अकेला का मतलब 40 माइनस ए प्लस बी प्लस 5, 17 माइनस ए प्लस सी प्लस 5, अब 20 माइनस बी प्लस सी प्लस 5, उसको अगर जोड़ोगे ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और तुमको अकेले अकेले का वैल्यू पता चाहिए। तो देखो ओनली वन के बारे में सोचो प्यारे दोस्त, ओनली वन। आइए तो लिख रहे हैं यहाँ पे ओनली वन। ओनली वन में क्या क्या है पूरा बात लिख लेते हैं। 40 माइनस ए प्लस बी प्लस 5 प्लस 17 माइनस ए प्लस सी प्लस 5 प्लस 20 माइनस बी प्लस सी प्लस 5। आप इसको जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा? 40 प्लस 15 57 और 57 और 20 कितना? 77। तो 77 माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अरे ए बी सी आया ना दो दो बार, और माइनस का 15, तो 77 माइनस, अब हमको बताइए ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे कितना है? 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए। तो देखिए 77 माइनस 14 और माइनस 15, तो 77 में से 29 गया तो कहीं ना कहीं कितना चला आएगा? 48 चला आएगा। और यही बोल रहा है, ये जो 48 लोग है ना, ये 48 लोग तुम्हारा, या तो 48 लोग है ना एग्जैक्ट, ये इस 48 में से कुछ लोग सिर्फ फिजिक्स लिया है, कुछ लोग सिर्फ केमिस्ट्री लिया, कुछ लोग सिर्फ बायोलॉजी लिया। इसी तीनों में से अगर किसी को चुने तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो लिया ही होगा। ये एग्जैक्ट वन का चर्चा है, देयरफॉर इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 48/60। अब काटिए तो कितनी बार में कटेगा? 6 से, 6 बटे 48, 14 80, 0.8। और यही तुम्हारे क्या है जी? सवाल के जवाब है प्यारे भाई। देखिए 0.8 हो गया। अरे हाँ है ना, पता चला कि आपको सिर्फ ओनली फिजिक्स, ओनली बायोलॉजी, ओनली केमिस्ट्री चाहिए था, मैं उसी को निकाल के आपको दे दिया। आप चाहे तो क्लास 11th का फॉर्मूला भी यूज कर सकते, बट वो भी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है दोस्त, तो देखो एक लगभग सवा घंटे के अंदर में मैंने आपको टोटल 30 सवाल, 30 सवाल का मैंने आपको सोल्यूशन करवा दिया। और आप जाओ ऐसे सवाल को देखो आपके कॉपी में है कि नहीं है, जाइए ऐसे सवाल का प्रीवियस ईयर बनाइए, देख लीजिए कहाँ कहाँ से सवाल आया है। इसको मद्देनजर रखते हुए सिजिल का तैयारी कीजिए। अभी सिजिल 10-12 दिन में होगा ना परीक्षा, 10 दिन में,
ये आपके लिए मॉक टेस्ट हो गया, इसको देख लो, ऐसे सवाल को जाओ प्रैक्टिस करो, अब पेपर में वैसा ही सवाल आएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कोई और मस्त चीज आपसे को बताएंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नितेश मैथ्स को फॉलो करते रहिए।